मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज हम बात कर रहे हैं पोषण अभियान के बारे में। जैसा कि डीसी सर ने भी इतने अच्छे से बताया कि सही पोषण होगा तभी हमारा देश रोशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो और आयुर्वेद हमारी 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हम इंडियंस को, हम एशियंस को सूट करती है। और आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति की चिकित्सा करना। तो आज हम इसके पहले प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा का पालन करते हुए अपने किशोरावस्था, गर्भावस्था और धात्री और 6 साल तक के बच्चों के पोषाहार के बारे में बात करेंगे। तो जब हम पोषाहार की बात करते हैं तो किशोरावस्था से ही अगर हम पोषाहार का ध्यान रखते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि किशोरी ही एक स्वस्थ परिपक्व महिला के रूप में तैयार होगी और वो तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। तो इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि है और इस दौरान संपूर्ण विकास के लिए सही पोषक तत्वों की अहम भूमिका होती है। किशोरावस्था में विकास के लिए कैलोरी और प्रोटीन बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं और किशोरियों को लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को 2500 से 3000 कैलोरी की जरूरत होती है। साथ ही इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फैट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। किशोरावस्था में सही पोषण का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनकी कमी से दूरगामी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें लंबाई का ना बढ़ना, यौन रूप से अपरिपक्वता, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि कमजोर हड्डियां होना और हाइपरलिपिडेमिया, रक्त में फैट का बढ़ना, मोटापा आदि शामिल हैं। और सही पोषण की कमी ही आगे चलकर गर्भावस्था के रिस्क भी बढ़ा सकती है। इसलिए किशोरावस्था के हिसाब से ही जब संतुलित आहार होगा तभी आगे जाकर हम एक सुदृढ़ माता बच्चे को जन्म दे पाएगी जो कि स्वस्थ होगा। तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि जंक फूड ना हो, और इसमें खाने की मात्रा और सही समय पर खाने का भी बहुत महत्व है। जैसा कि हमने जाना कि किशोरावस्था में विकास के लिए प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि सही प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। किशोरावस्था में ज्यादातर बच्चे जंक फूड की तरफ आकर्षित रहते हैं। उनका सेवन कभी कभार टेस्ट के लिए किया जा सकता है, लेकिन डेली रूटीन में घर का पौष्टिक खाना ही अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे हमारी भारतीय थाली, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, सलाद, मीठा सब कुछ होता है, अपने आप में एक संतुलित आहार है, जिसका सेवन हर किशोर किशोरी को अवश्य ही करना चाहिए और हमें इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। एक छोटा सा डाइट चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं लगभग अपने सभी बच्चों को बताती हूँ कि नाश्ते में 1 कप दूध जरूर लें, साथ में ब्रेड, मैगी खाने की बजाय मूली, गोभी, आलू की स्टफ्ड रोटी खाएं। उसको परांठे की तरह फ्राई नहीं करें, तवे से उतार कर देसी घी या मक्खन लगाकर खा सकते हैं। 11 बजे केला, पपीता, नाशपाती या कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं या 1 गिलास छाछ भी पी सकते हैं। इस बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए किशोरों को कि लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही जो भी घर का बना खाना हो वो खाएं। मैगी, सूखी रोटी, अचार से काम ना चलाएं। सभी तरह की दाल सब्जी को खाने की आदत डालें। शाम के स्नैक्स में बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। समोसा, मोमोज, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर ना खाएं, ये बहुत अनहेल्दी होते हैं और शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालते हैं। इसकी बजाय मुट्ठी भर मखाने या नट्स खा सकते हैं। चना चाट, भेलपूरी या कोई फल भी शाम को खा सकते हैं। रात को फिर सब्जी, रोटी, भरपूर घर का खाना लें। रात को सोते हुए दूध लें और दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं। तो किशोरावस्था में हरी सब्जियां, दूध, दही, दालें, रोटी, चावल, फल खाना सबसे अच्छी ऑप्शंस हैं। 15 दिन में कभी एक बार चीट डाइट ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी मनपसंद की अनहेल्दी चीज खा सकते हैं, पर लिमिटेड अमाउंट में लें, बहुत ज्यादा ना लें। साथ ही किशोरावस्था में सही पोषण के साथ साथ शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव के कारण पिंपल्स होना, बहुत ज्यादा पसीना आना और किशोरियों में मेंसेस में बहुत तरह की समस्याएं आना बहुत कॉमन बात है, और ये सब प्रॉब्लम्स शरीर की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन न करने के कारण बढ़ सकती हैं। इसलिए रोज नहाना, धुले साफ सुथरे कपड़े पहनना, बालों
बालों नाखूनों की सफाई का ध्यान रखना, खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने ज्यादातर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि किशोरियों में खून की कमी और उसके कारण माहवारी के समय ज्यादा दर्द होना, 3-4 महीने तक माहवारी ना आना, इन्फेक्शंस के कारण सफेद पानी होना जैसी समस्याएं पाई जाती हैं, जिनका समय पर उचित उपचार होना बहुत आवश्यक है ताकि भविष्य में उन्हें कोई रिप्रोडक्टिव समस्या ना हो। इसलिए ऐसी कोई भी समस्या होने पर किशोरियों को पास के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाना चाहिए और हमें इसके लिए जरूर मोटिवेट करना चाहिए। साथ ही किशोरावस्था में ड्रग अब्यूज, अनसेफ सेक्स जिससे HIV, एड्स, STDs हो सकती हैं, टीन एज मैरिज जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन सब से भी बचना चाहिए। तो ये थी किशोरावस्था में आहार विहार और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात। अब बात करेंगे हम गर्भावस्था के बारे में। जैसे ही गर्भ धारण करने की सूचना मिलती है, इसके साथ ही कई तरह के शारीरिक बदलाव और समस्याएं भी शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने में खासतौर से पहली बार मां बनने वाली महिलाओं के पास जानकारी का अभाव होता है, जो कि उनके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। फर्टाइल एज में 1 हफ्ते से 10 दिन तक जब माहवारी ऊपर हो जाए तो खुद ही घर पर प्रेगनेंसी किट से सुबह का पहला पेशाब लेकर महिलाएं टेस्ट कर सकती हैं या पास के आंगनवाड़ी केंद्र या अपनी आशा वर्कर से संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही जैसे कि DC सर ने भी बात की और डॉक्टर धर्मेंद्र ने भी, कि अगर शुरू से ही प्रेगनेंसी टाइम से ही बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए तो बच्चा अच्छा हेल्दी पैदा होता है, बुद्धिमान पैदा होता है। तो आयुर्वेद में एक गर्भ संस्कार का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने भी सुना होगा महाभारत में जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना का ज्ञान देते हैं, उस समय सुभद्रा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी इसे सीख लेते हैं। तो ये गर्भाधान संस्कार का ही एक भाग है। जब स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से गर्भ की उत्पत्ति होती है तो ये गर्भाधान संस्कार का पहला चरण होता है। गर्भ का मतलब मां के अंदर पल रहे भ्रूण से है, जबकि संस्कार का मतलब ज्ञान से है। यानी शिशु को गर्भ में ही शिक्षा देना गर्भाधान या फिर गर्भ संस्कार कहलाता है। तो इसके धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि गर्भावस्था के दौरान महिला जो खाती है उसका असर शिशु पर जरूर होता है। उसी प्रकार क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या पढ़ती है, उसका असर भी गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। तो गर्भ संस्कार की गतिविधियों में महिला को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? एक अच्छा आहार उसका होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, कुछ व्यायाम भी जरूर करना चाहिए, अच्छा मधुर संगीत सुनना चाहिए और टाइम टू टाइम बच्चे से बात करते रहना चाहिए। बच्चा आपकी बात को समझता है और किक के रूप में 5वें महीने से उसका जवाब भी देने लगता है। तो अब जान लेते हैं कि गर्भावस्था में क्या क्या खाना चाहिए। गर्भावस्था की पहली तिमाही में 1800 कैलोरी की जरूरत होती है, दूसरी तिमाही में प्रतिदिन 2200 कैलोरी की और तीसरी तिमाही में 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। और साथ ही ये ऊर्जा की अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही फीमेल में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उसमें काफी चेंजेस आते हैं। तो जान लेते हैं आहार क्या क्या बहुत जरूरी है जो बेसिक होनी चाहिए। इसमें डेयरी उत्पाद का लेना बहुत जरूरी है, जिनसे कि प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है। हर लेडी को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की पर डे जरूरत होती है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए दूध, दही, छाछ और पनीर को अपनी डाइट में इसमें जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली। इससे खून की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का फुल सोर्स होते हैं, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो काजू, बादाम, अखरोट को भी अपनी जरूरत के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही शकरकंद एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन ए होता है, फ्रूट है, जिससे कि बच्चे की देखने की शक्ति विकसित होती है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी, फोलेट और फाइबर भी होता है, इसलिए इसे भी
किसी भी रूप में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को। इसके साथ ही साबुत अनाज दूसरी और तीसरी तिमाही में तो इसकी खपत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्की और चावल, ब्राउन राइस, ओट्स, किनवा, जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनको जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम, बहुत सारी हेल्दी चीजें, बहुत पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी की कमी से सिर दर्द, थकान, कब्ज आदि समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हाइड्रेट रहना जरूरी है। फल और फलों का जूस भी गर्भावस्था में लिया जा सकता है और लेना जरूरी है। संतरा बहुत अच्छा है, तरबूज, नाशपाती, 3 या 4 रंग के अलग अलग फल ले सकते हैं और फलों का रस भी पी सकते हैं, लेकिन पूरा फल खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और पैकेट वाला फ्रूट जूस ना पिए, अगर जूस पिए तो फ्रेश ही पिए। इसके साथ ही दालें, मटर, चना, सोयाबीन, ये सब फॉलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक बैलेंस डाइट लेडी को लेना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को। इसके साथ ही क्या नहीं खाना चाहिए, कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफी, चॉकलेट जैसी चीजों में कैफीन पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है और शिशु का वजन भी कम रह सकता है। इसके साथ ही गर्भावस्था में कच्चा पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और अनानास भी नहीं खाना चाहिए, इनसे गर्भपात का डर रहता है। साथ ही कच्ची अंकुरित चीजें ना खाएं। वैसे तो अंकुरित नाश्ता अच्छा होता है, लेकिन गर्भावस्था में ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इनमें सैल्मोनेला, ई कोलाई जैसी बैक्टीरिया होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। महिला को उल्टी, दस्त हो सकते हैं और शिशु की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। बिना धुली हुई सब्जियां और फल ना खाएं, क्योंकि इनमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस बैक्टीरिया हो सकता है, जिससे शिशु के विकास में बाधा आती है। तो एक छोटा सा डाइट चार्ट मैंने बनाने का ट्राई किया है, जल्दी से इसको हम जान लेते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सुबह 7 बजे 1 गिलास दूध ले सकती हैं, जिनसे एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। साथ में गेहूं के 2 बिस्कुट या रस ले सकते हैं, इससे भी वॉमिटिंग की समस्या में राहत मिल सकती है। और साथ में 6 बादाम ले सकते हैं, जिससे शरीर को ताकत मिलती है। और सुबह 9 बजे नाश्ता ले सकते हैं, जिसमें गाजर, आलू, मूली के 2 भरवा परांठे लेंगे, जिससे फाइबर पाचन शक्ति को बेहतर बनाकर रखेगा। साथ में 1 कप दही लेंगे, जो कि प्रोटीन के साथ कैल्शियम और विटामिन डी भी देगा। या फिर 2 ब्राउन ब्रेड को भी खा सकते हैं, जो कि फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। या फिर उपमा खा सकते हैं, पोहा, मूंग दाल का चीला, पनीर का चीला ले सकते हैं। और सुबह 11 बजे सेब, संतरा या अनार में से कोई एक फल खा सकते हैं, इससे हमारे शरीर में पानी का स्तर सही बना रहता है। साथ ही सुबह 12 बजे 1 गिलास नारियल पानी अगर अवेलेबल हो, या फिर नींबू पानी पी सकते हैं, जो कि कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से गर्भावस्था में बचाव करता है। साथ ही लंच में गेहूं के आटे की 2 रोटी, जो शरीर को ऊर्जा और फाइबर देता है। साथ में 1 कटोरी दाल या पालक पनीर की सब्जी, जो शरीर को प्रोटीन और कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व दे सकते हैं। और खीरे और टमाटर का सलाद, जो कि फाइबर और जरूरी खनिज देते हैं। साथ ही चावल ले सकते हैं, इसमें नींबू डाल सकते हैं। नींबू में विटामिन सी होता है। नींबू का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि विषैले पदार्थ शरीर से निकलते रहें। इसके अलावा सोयाबीन की सब्जी, कोफ्ता, करी जैसी चीजें भी शामिल की जा सकती हैं। 2:30 बजे 1 गिलास छाछ पिए, जिससे हाजमा ठीक रहता है और शरीर को कैल्शियम भी मिलता है। 4:30 बजे चाहे तो 1 कप चाय पिए और हो सके तो ग्रीन टी पिए। 6 बजे 1 मुट्ठी भुना चना या सूखे मेवे खाएं, ये आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होंगे। और 7:30 बजे 1 कटोरी सब्जी का सूप पिया जा सकता है। और रात के खाने में ज्वार या बाजरे की 2 रोटी, क्योंकि ये आसानी से हजम हो सकती हैं। और फिर मेथी की सब्जी, मूंग की दाल, जिससे आयरन, प्रोटीन मिलता है। चुकंदर, गाजर की खीर, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और विटामिन ए के साथ और पोषक तत्व भी मिलते हैं। इनको आप किसी भी फॉर्म में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही रात में खाना खाने के करीब 2 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म दूध, 2 खजूर और 2 बादाम खाएं, इससे गर्भावस्था में एनर्जी मिलती है, नींद अच्छी आती है। तो ये
डाइट प्लान एक आइडिया के लिए है, इसको आप समझा सकते हैं गर्भावस्था में लेडी के लिए, और वो अपने हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके साथ ही गर्भावस्था में योग आसन करना भी बहुत जरूरी है, जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों हेल्थ के लिए अच्छा है, माँ और शिशु दोनों के लिए। लेकिन इसको करने से पहले किसी योग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। और आजकल बहुत स्थानों पर हमारी सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक खोले जा रहे हैं। ये एक सेंटर अभी कुमारहट्टी में भी खुलने वाला है, एक गड़खल में खुलने वाला है, तो जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही योग विशेषज्ञ होंगे। तो गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित योगासन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए बता देती हूँ कि पहली तिमाही में त्रिकोण आसन, वीरभद्र आसन, वृक्ष आसन, ये सब होंगे। और साथ ही पहली तिमाही में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, ये चौथे से छठे सप्ताह में होती हैं पहली तिमाही में, और 12वें सप्ताह से 18वें सप्ताह तक कम हो जाती हैं। कई लोगों को, कई फीमेल्स को बहुत ज्यादा होती हैं, जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है, और कई महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं होती, ये भी एक सामान्य चीज है। मॉर्निंग सिकनेस लगभग 80% महिलाओं को होती है, जिसमें कम उल्टी होती है, और बहुत ज्यादा उल्टी 10 से 20% महिलाओं को होती है। नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस में वजन कम नहीं होता, और हाइपरहेमेसिस ग्रेविटेरम ज्यादा होने पर वजन गिर सकता है, इसलिए इस स्थिति में डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करना चाहिए गर्भवती महिला को। साथ ही इसका कारण होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन में वृद्धि और तनाव का होना, इसलिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। और ज्यादा फ्राइड खाना ना खाएं, जिससे पाचन क्षमता कम हो जाती है। वजन सामान्य से नॉर्मल ज्यादा होगा तो भी इसमें चांसेस रहते हैं, और 30 साल की उम्र के बाद गर्भधारण होता है तो भी उल्टी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी माइग्रेन है, गैस की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, अल्सर या पित्त की थैली में किसी तरह की समस्या है तो भी मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें थोड़ा थोड़ा खाएं और फाइबर युक्त खाना खाएं, उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बीन्स, मटर, पनीर खाएं, ज्यादा फ्राइड खाना ना खाएं। फ्रूट्स लें, केला, कीवी, तरबूज, सेब, ड्राई फ्रूट्स लें, नींबू, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। सुबह उठते ही बिस्किट खाएं, दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, जिससे ब्लॉटिंग ना हो। नींबू सूंघ सकते हैं इसमें। पेट को खाली ना रहने दें, 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। और थकावट की समस्या अगर होती है तो भी मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करें। फलों का रस ले सकते हैं। कई बार प्रॉब्लम आती है लेडीज को कि भोजन के बाद उल्टी हो रही है, तो इसका रीजन यही है कि कई बार खाना खा के एकदम लेट जाते हैं, इसलिए ना लेटें, थोड़ा सा वॉक कर लें उसके बाद लेटें। हल्का सा ब्रश कर सकते हैं, नींबू पर थोड़ा सा नमक लगाकर चाट सकते हैं। और सबसे जरूरी है हल्का कम तेल मसाले वाला खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जिसे पचाने में आसानी हो। इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं कि गर्भावस्था में आयरन का क्या रोल है, क्यों लेना चाहिए, कब से लेना चाहिए। तो अगर शरीर में आयरन की कमी होती है तो वो अनीमिया होता है, और शरीर में ऑक्सीजन का संचार करने के लिए और हमारे कार्यकलाप को पूरा अच्छे से चलाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। गर्भावस्था में आयरन की खपत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी ये जरूरी होता है। अगर आयरन की कमी होती है तो लक्षण हो सकते हैं मां को थकान, शारीरिक मानसिक अस्थिरता, सिर दर्द, चक्कर, पैरों में अकड़न, ठंड सहन न कर पाना, त्वचा में पीलापन और सूजन की प्रॉब्लम कई बार फीमेल्स हमारे पास लेकर आती है कि फेस पर या पैरों में सूजन, तो वो भी आयरन की कमी के लक्षण होते हैं। तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही से हम आयरन देना शुरू करते हैं, और इसको डिलीवरी होने के 6 माह तक बाद तक दिया जाता है। इसके साथ कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिया जाता है। तो सभी महिलाओं को उसको पूरा करने के लिए हमें जरूर मोटिवेट करना चाहिए। कई बार आयरन के कुछ दुष्प्रभाव नजर आते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि आयरन हमें सूट नहीं करता है, पेट दर्द हो जाता है, कब्ज या डायरिया हो जाता है, उल्टी होती है, जलन होती है सीने में। तो इसमें मेरा सुझाव यही रहता है कि आयरन की टैबलेट को खाने के बीच में खा लें। पहले 1 रोटी खा लें, बीच में आयरन की टैबलेट खा लें, फिर दूसरी रोटी खा लें, तो इस हिसाब से ये डाइजेस्ट हो जाता है। कुछ महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम आती है।
साथ ही हम जान लेते हैं कुछ आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद बीन्स, किडनी बीन्स, चने और दाल, पालक, नट्स, किशमिश, सभी हरी सब्जियां, केले, ये सब लोग जानते ही हैं वैसे। और साथ ही बहुत जरूरी है कि हम विटामिन सी युक्त पदार्थ भी लें ताकि आयरन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। इसके लिए साथ में ले सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, अंगूर, नींबू, कीवी, लाल और हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, खरबूज, टमाटर आदि। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बाधा बनती हैं, तो आयरन की टैबलेट लेने के एकदम बाद इन चीजों को ना लें, जैसे कि हर्बल या काली चाय, कॉफी, दही, मट्ठा या सोया प्रोटीन। तो और अगर आप को जरूर आयरन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी टेंडेंसी देखी है कि ये फ्री में मिलती है तो कई लेडीज इसको बहुत हल्के में ले लेती हैं और नहीं लेती हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होगा तो लेडीज को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, सर्जिकल डिलीवरी का खतरा हो सकता है, ज्यादा खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, सिजेरियन प्रसव का रिस्क हो सकता है और बच्चे को भी, शिशु का कम वजन हो सकता है, प्रसवकालीन डेथ का भी डर रहता है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान जिंक भी बहुत जरूरी होता है बच्चे के सही सेल्स के निर्माण के लिए, शिशु के विकास के लिए, डीएनए के सही विकास के लिए, गर्भवती महिला के अपने इम्यून सिस्टम के लिए। और कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं, न्यूरल ट्यूब दोष जैसे कि बच्चों में, तो या फिर गर्भपात की आशंका बढ़ सकती है, इसलिए जिंक बहुत जरूरी होता है। 11 मिलीग्राम प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता होती है। अगर फीमेल में जिंक की कमी हो जाए तो उसे बार बार इन्फेक्शंस, बालों का झड़ना, भूख में कमी, स्वाद सूंघने की क्षमता में कमी, त्वचा पर छाले, अंधेरे में देखने में परेशानी, घाव भरने में सामान्य से अधिक समय लगना आदि परेशानियां हो सकती हैं। तो जिंक युक्त खाद्य पदार्थ, जिंक का टैबलेट भी दिया जाता है। और जिंक युक्त खाद्य पदार्थ क्या क्या हैं, जैसे कद्दू के बीज, बीन्स, दही, काजू 5 से 6, काबुली चना में और पनीर में, मटर और कम वसा युक्त दूध में, बादाम में, राजमा में। तो आपने देखा कि ये सारी चीजें अगर हम खाते हैं तो हमें कैल्शियम, आयरन, जिंक सभी कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके साथ ही हमने दूसरे तिमाही के व्यायाम जान सकते हैं कि इसमें सैर करना चाहिए। शुरुआत में 10 मिनट सैर करें, फिर इसे बढ़ाकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। इसके साथ ही वज्रासन करना बहुत अच्छा होता है दूसरी तिमाही में। मत्स्य क्रीड़ा आसन, मालचरी आसन, ताड़ आसन, भद्र आसन, कटी चक्र आसन और तितली आसन, पर्वत आसन, सुख आसन और वक्र आसन, उत्कट आसन, कीगल व्यायाम होते हैं पेल्विस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चेयर पोज कर सकते हैं। और तीसरी तिमाही के आसन हैं अर्ध तितली आसन, पूर्ण तितली आसन, चक्की चालन आसन, उत्तान आसन। ये सब मैं आपको थोड़ा आइडिया के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको आसपास अपने कोई योग प्रशिक्षक मिलता है या कोई हमारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है तो आप इन आसनों के बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और इनके फायदे क्या होते हैं कि प्रसव के दौरान होने वाला दर्द कम हो जाता है, तनाव, चिड़चिड़ाहट, थकान से राहत मिलती है, शिशु के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है, पीठ दर्द से राहत मिलती है, कमजोरी दूर करने में मदद मिलती है, शरीर में लचीलापन आता है और नींद अच्छी आती है योगासन करने से। तो इस तरह से माँ को गर्भावस्था में स्त्री को अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलेट का पूरा कोर्स करना चाहिए और अपने 2 इंजेक्शन टेटनस के समय के अनुसार लगाकर अपना कार्ड बनाकर जरूर करना चाहिए। आशा वर्कर से संपर्क करें, आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क करें, अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। इसके बाद जैसे ही माँ बनती है
लेडी तो स्तनपान उसको कराना बहुत जरूरी होता है। स्तनपान ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके कारण बच्चों को सही पोषण दिया जा सकता है और उसे कई बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही स्तनपान से माँ को भी फायदे होते हैं, उसको ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के कैंसर से बचाव होता है, ब्लीडिंग कम होती है और मोटापे से भी बचा कर रखती है क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी उसमें लगती हैं। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के क्या फायदे होते हैं। गर्भावस्था के दौरान ही नहीं बल्कि डिलीवरी के बाद भी शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं और डिलीवरी के बाद स्तन से जो पहला दूध आता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा होती है, इसलिए इसका रंग गहरा पीला या संतरी होता है और ये बच्चे के जन्म से कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक लगभग आता रहता है। इसके फायदे क्या होते हैं? ये शिशु को पहली बार पेट साफ करने में मदद करता है, बिलीरुबिन को निकालकर पीलिया को रोकता है और ये लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज जैसी कोशिकाओं का निर्माण करके शिशु की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। साथ ही इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी होता है जो कि शिशु को संक्रमण से बचाता है। इसमें उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास में मदद करता है। इसमें जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी6 और के होता है जो शिशु के संपूर्ण विकास में मदद करता है। तो ये तो थी बच्चे की बात कि पैदा होते ही उसे दूध पिलाना शुरू करें। और अब जान लेते हैं कि डिलीवरी के बाद माँ का आहार कैसे होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि डिलीवरी के पहले हफ्ते में सीधा आहार जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी न देकर धीरे धीरे आहार शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हफ्ते में गर्म पानी, मेथी अजवाइन का पानी, आयुर्वेदिक दवाइयों के लड्डू जिसमें मेथी, सौंठ, धनिया, गोंद, घी, गुड़ हो, गाय का घी डालकर, मूंग दाल का पानी, बादाम या अजवाइन का हलवा आदि दिया जाता है। इन सब चीजों से ब्लीडिंग जल्दी ठीक होती है, गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट होता है, वात का प्रकोप नहीं होता, दूध ज्यादा आता है। ये लड्डू हफ्ते से 10 दिन तक खाने चाहिए और इसके बाद बादाम, खसखस, गोंद, तिल, घी से बने ड्राई फ्रूट के लड्डू कम से कम 30 से 40 दिन तक खाने चाहिए। इसके साथ ही दूसरे हफ्ते से रोटी, सब्जी, दाल शुरू करते हैं और शुरुआती दिनों में मूंग दाल ही लें। मूंग दाल की पतली दाल में रोटी चूर कर घी डालकर सुबह शाम खा सकते हैं। शाम को कभी मूंग दाल खिचड़ी या दूध में रोटी चूर कर भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद सौंफ, अजवाइन, तिल, अलसी आदि का मिश्रण 1 चम्मच खा सकते हैं जिससे खाया हुआ अनाज पचने में मदद होती है, भूख बढ़ती है, वात का शमन होता है और गर्भाशय की शुद्धि होती है। क्योंकि बच्चा हर 2 घंटे में फीड लेता है इसलिए माँ को चाहिए कि हर 2 से 3 घंटे में कुछ खाएं। खाने के बीच में फल, हलवा, लड्डू आदि ले सकते हैं। पानी ज्यादा पीना है पर कोशिश करें कि उबला हुआ पानी ही पिएं और बच्चे को फीड कराने से पूर्व 1 गिलास पानी, दूध या कोई लिक्विड अवश्य लें। साधारणतः हर माँ को हर रोज 600 से 800 ml दूध आना चाहिए। यह तभी होगा जब उसका आहार सही होगा और हर रोज करीब 500 से 600 कैलोरीज अगर ज्यादा ली जाएं तो ऐसा होगा तो माँ के आहार में भरपूर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, विटामिन आदि पर भरपूर होना चाहिए। इसके लिए हर रोज सुबह 8 से 8:30 के बीच नाश्ता लें, 12 से 1 के बीच खाना लें, 5 से 5:30 के बीच फिर से नाश्ता लें और 8 से 8:30 के बीच रात का खाना लें। इसके अलावा सुबह 11 बजे और दोपहर को 3:30 बजे लड्डू, बादाम का हलवा आदि ले सकते हैं। सुबह उठते ही 2 से 4 बादाम खाकर 1 गिलास गर्म पानी लें और उसके आधे घंटे के बाद 1 गिलास गर्म दूध पिएं और सोने से पहले भी 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच गाय का घी डालकर पिएं। ये दिनचर्या अगर माता शुरू के 40 से 90 दिन तक स्ट्रिक्टली फॉलो करती है तो उसकी अपनी हेल्थ भी ठीक रहती है। और कुछ अपथ्य हैं जिनको इस टाइम में नहीं खाना चाहिए जो वात प्रकोप कर सकते हैं, जैसे कि ककड़ी, अंकुरित कच्चा अनाज, राजमा, छोले, चने की दाल, बैंगन, लाल कद्दू, आलू, नूडल्स, बाजार की चीजें, आम, मिठाइयाँ आदि। और जो खाना चाहिए घी, गुड़ बहुत ज्यादा खाना चाहिए ताकि दूध ज्यादा आए और
खसखस जैसे हमने खाने को बताया कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम होते हैं। ड्राई फ्रूट से प्रोटीन मिलता है। खजूर गुड़ से खून बनने में मदद मिलती है। इसके अलावा नाश्ते में उपमा, मेथी के थेपले, इडली सांभर, आटे का सीरा आदि अपनी सुविधा के अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आयुर्वेदिक डॉक्टर जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं इस टाइम में धात्री को दशमूलारिष्ट खाने के बाद, दोपहर और लंच के बाद और डिनर के बाद 2 चम्मच दवाई 2 चम्मच पानी मिलाकर कम से कम 3 महीना लें। इससे वेट नहीं बढ़ता है, बच्चे के लिए भी अच्छा है और धात्री का शरीर भी हल्का होता है। इसके साथ ही ये कुछ पनीर की चीजें हैं, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए माताएं अलसी ले सकती हैं, सोयाबीन, फूल गोभी, सूरजमुखी सरसों के बीज ले सकते हैं। आयरन के लिए भरपूर सब्जियां ले सकते हैं, ये आयरन से भरपूर कुछ फ्रूट्स हैं, इनको लिया जा सकता है। अनार, शहतूत, खजूर, किशमिश, पिस्ता, खुबानी। इसी तरह कैल्शियम, विटामिन डी, इसके लिए धूप लेना भी काफी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। और इसके साथ ही कम से कम 3 बार नियमित खुराक और 2 से 3 बार हल्की खुराक माँ को जरूर लेना चाहिए ताकि वो बच्चे को प्रॉपर मिल सके। ज्यादा शुगर और फैट वाले आहार को नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। और आलू चिप्स, चॉकलेट, केक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाई फैट और शुगर वाली चीजों का उपयोग कम करना चाहिए। और स्तनपान के दौरान डाइटिंग से बचना चाहिए, डाइटिंग की बजाय व्यायाम करें, रोजाना थोड़ा वॉक करें। तो ये थी सारी बात माँ के खाने की, और इसके साथ ही आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेते रहना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि कैसा होना चाहिए जन्म से लेकर 3 वर्षों तक या 6 वर्ष तक आपके बच्चे का आहार। इस समय में बच्चे को सही पोषण देना हमारी विशेष जिम्मेदारी होता है, क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जिससे कि बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और एक स्वस्थ भूमिका निभाते हैं एक अच्छी सोसाइटी को बनाने में। तो जन्म के से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, और क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं, हमने जान लिया कि इसमें बहुत सारी रोग प्रतिरोधक चीजें होती हैं। और 6 माह से 12 माह तक के बच्चे का आहार जो है वो पूरी तरह से पका हुआ अनाज, दालें, सब्जियां, फल, सेमी सॉलिड फूड होना चाहिए और धीरे धीरे आहार की मात्रा और इसका गाढ़ापन बढ़ाना चाहिए। इसमें घर में बनाया हुआ फल का जूस, दाल का पानी, मैश किया हुआ फल, सब्जी आहार ऐसा देना चाहिए। इसमें आलू मैश करके दे सकते हैं, केला मैश करके दे सकते हैं, कुछ सब्जियों को उबाल कर उनको मैश करके दे सकते हैं। तो बच्चे को 4 से 5 बार जरूर खाना खिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग भी साथ में कराएं 6 से 12 महीने में। फिर 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे के आहार में घर का बना सारा खाना दें, चावल, रोटी, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, पीले फल, दूध से बने खाद्य पदार्थ दें। 5 बार थोड़ा थोड़ा करके आहार दें। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें, मेरे पास बहुत इस एज में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लेकर मदर्स आती हैं कि बच्चा कब्ज है, खाता भी है, लेकिन जब पूछो कि हाँ ये हमारे साथ ही खाता है, तो मैं जरूर उनको सलाह देती हूँ कि बच्चे को अलग से कटोरी में, प्लेट में खाना डालकर दें और उस पर नजर रखें कि बच्चे ने कितना खाया। आप 1-2 बाइट दे देते हैं, बच्चा खेल में इधर उधर हो जाता है, तो उसको फिर कब्ज का प्रॉब्लम होता है, उसका डाइट पूरा नहीं होता और दूध से वो अपनी भूख तो शांत कर ही लेता है। लेकिन बच्चे को हमेशा अलग बर्तन में खाने को दें ताकि आपको आइडिया रहे कि बच्चे ने कितना खाया है। इसी तरह 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे का आहार कि उसको घर का सारा बना हुआ खाना खिलाना चाहिए, सभी सब्जियां खिलानी चाहिए, उसे आहार का महत्व समझाना चाहिए और उसे हाथ धुलाना भी समझाना चाहिए। और इन सब बातों के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीमार, जैसा कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने भी बताया कि बीमारी के दौरान भी फीडिंग बंद ना करें, खाने से पहले बच्चों को साबुन से हाथ धुलाना ना भूलें। बीमारी के बाद बच्चों को अतिरिक्त आहार की जरूरत होती है, ऐसे में उनके खान पान का विशेष ख्याल रखें। एक ही सब्जी या फल बार बार खिलाने की जगह अलग अलग सब्जी और फल खिलाएं। अगर बच्चे किसी हेल्दी चीज को नहीं खाते हैं तो उसको और अलग ढंग से पकाकर खाने के लिए
प्रोत्साहित करें और बच्चे को पूरा अपना टाइम लेने दें, उसको जल्दी ना करें, धीरे धीरे खाने दें। अगर बच्चे का कोई विशेष आहार खाने से पेट बिगड़ता है या गैस या कब्ज होती है तो वो आहार जबरदस्ती उसको ना खिलाएं। साथ ही बच्चे को चॉकलेट और बाजार में मिलने वाले पोषक तत्व रहित आहार नहीं खिलाने चाहिए। और इन सब बातों के साथ बच्चे की वैक्सीनेशन पूरी कराएं, उसका पूरा ध्यान रखें टाइम टू टाइम बर्थ से लेकर, और उसका पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा करें। तो ये थी जानकारी, मैंने इन शॉर्ट या इन डिटेल सारा टॉपिक कवर करने का ट्राई किया है। आई होप आपको इससे कोई जानकारी मिली होगी। साथ ही जैसा सर ने बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आयुर्वेद गाइड के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। 8,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और इसमें मैं 250 के करीब वीडियोस डाल चुकी हूँ। और इसके साथ ही फेसबुक पर मेरा पेज है, आप आयुर्वेद गाइड लिखकर टाइप करेंगे तो इस पे मेरे 80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं और अनगिनत घरेलू उपाय, वीडियो, डाइट्स, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। आप चाहें तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।